हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है द इवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इससे पहले हमने एक लेक्चर बना दिया है जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप सारा कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपको लेक्चर भी समझ आएगा। और अगर आप चाहें तो आप हमसे भी नोट्स परचेज कर सकते हैं, आपको नोट्स हमसे भी मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर। हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप हमसे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, आप अच्छे से लॉ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमारी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उनका लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इस पीडीएफ फाइल में। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां भी आपको हमारी एप्लीकेशन के लिंक्स मिल जाएंगे, और वो आप डाउनलोड करके हमारे डायरेक्ट लेक्चर को देख सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इवन हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस, आप इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग जो टॉपिक है वो कवर करते हैं, सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। बाकी हमें इंस्टाग्राम पेज लॉ विद ट्विंस में जरूर फॉलो कीजिएगा, हमें आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई लेक्चर में लाइव आते हैं, कोई लेक्चर बनाते हैं, तो हम यहाँ पे जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करेगी, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें। बाकी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं करवाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का जरूर उत्तर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आ जाओ फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। जब भी प्रश्न आपको आता है तो आपने उसका उत्तर इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन सेम रहेगी जैसे कि हमने पिछले वाले पहले लेक्चर में बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ की ब्रांच है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्लोजली कनेक्ट करता है, पर इसकी फिर भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है पुराने समय में सिविल लॉ का पार्ट था, पर अब ऐसा नहीं है। जब से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट डेवलप हुआ है तब से ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बन चुका है। जैसे सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी सेपरेट ब्रांच है लॉ की। तो ये सारी इंट्रोडक्शन आपने लिख लेनी है, मैंने पहले आपको करवाई थी। अब हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इवन मेरी लैंग्वेज तो आपको समझ आ ही जाएगी। अब बात करते हैं मेन जो क्वेश्चन है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थात इसका विकास कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एक बात तो आप याद कर लीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। 20वीं शताब्दी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ है। इवन दो ये 20वीं शताब्दी में डेवलप हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 20वीं शताब्दी से पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही नहीं था। 20वीं शताब्दी से पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। 20th सेंचुरी से पहले भी राज्य होते थे, पहले भी देश होते थे, और देश चलाने वाले लोग होते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी था। ये बड़ा पुराना कंसेप्ट है, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो जब हम बात करेंगे इसके इवोल्यूशन की, तो आपने याद रखना है हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर देना है। एक हम इसको डिवाइड करेंगे एशियन टाइम पीरियड में, कि एशियन टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसा था। एक हम डिवाइड करेंगे ब्रिटिश पीरियड में कैसा था। तो एक डिवाइड करेंगे हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस, देश के आजाद होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसा रहा। तो अगर मैं एशियन टाइम की बात करूं तो हम बेसिकली फोकस करेंगे मौर्य, गुप्ता और मुगल टाइम पीरियड पे। हम देखेंगे उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात की जाए मौर्य, गुप्ता और मुगल पीरियड में, तो देखिए अगर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड से। उस टाइम पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जब ये टाइम पीरियड था मौर्य और गुप्ता का। बाद में जब मुगल आए तो मुगलों ने भी सिमिलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया। पुराने समय में आपको याद होगा हमारे देश में, दुनिया में, वर्ल्ड में राजा होते थे, किंग होते थे। और किंग का मेन काम क्या था? उनका मेन काम जो था, 3 प्रकार का मेन काम था। ये जो राजा थे वो 3 काम देखते थे। पहली बात तो अपने स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना। दूसरा, अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस शांति मेंटेन करना।
और लास्ट में टैक्सेस को कलेक्ट करना। ये मेन काम थे तीन, किस टाइम पे, मौर्य, गुप्ता एंड मुगल के टाइम पीरियड पे। उसके बाद क्या हुआ, पुराने समय में बात की जाए तो उस टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ धर्मा बड़ा फेमस था। उस टाइम पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था। उस टाइम पे रूल ऑफ धर्म था, धर्मा का रूल था। उस टाइम पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जो भी किंग है, उनको धर्म को फॉलो करना पड़ता था, धर्म को फॉलो करते हुए ही काम करना पड़ता था। उस टाइम पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, फेयरनेस होता था, इम्पार्शियलिटी होती थी, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, चाहे नेचुरल जस्टिस हो, प्राकृतिक नियम हो, चाहे फेयरनेस हो, चाहे इम्पार्शियलिटी हो। धर्म, सभी लोग धर्मा को फॉलो करते थे। इवन रूल ऑफ लॉ नहीं था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था। और ये जो रूल ऑफ धर्मा है, ये इससे रूल ऑफ लॉ से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से बहुत बड़ा है। ये सारी बातें आपने लिखनी है इसमें। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ब्रिटिश पीरियड में। अब जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, तो जब उनके आने से ही जो आज प्रेजेंट टाइम में जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, वो अंग्रेजों की ही देन है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने देखा कि कोई कोडिफाइड लॉ है नहीं, कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, उन्होंने कब्जा कर लिया पूरे इंडिया में। लेकिन जहां पे वो जाए वहीं पे अलग रूल थे, हर राज्य में अलग अलग रूल थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ बनाना शुरू करे। देश के प्रशासन को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लॉ बनाना शुरू करे। कुछ कानून के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1879 पास किया। उन्होंने जो है इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया केनाल एंड ड्रेनेज एक्ट पास किया। ओपियम एक्ट 1878 में पास किया। उन्होंने जो है स्टेज कैरियज एक्ट 1861 में पास किया। काफी एक्ट उन्होंने पास किए सारे। ये एक्ट क्यों पास किए, विद द पर्पस टू रन दी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि देश का प्रशासन प्रॉपर तरीके से चल पड़े। तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ मॉडर्न जो सिस्टम चलता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड सेवरल एक्ट्स, statutes to regulate the matter relating to public health, मोरालिटी, सेफ्टी, मतलब पब्लिक हेल्थ को लेके, मोरालिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, लेबर रिलेशन को लेके इन्होंने बहुत सारे लॉ पास किए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आपको लिख के दिए हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो ये बात होगी पुरानी। तो अब हम मेन बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देश के आजाद होने के बाद कैसे डेवलप हुआ है। देखो, डेवलप होने के बहुत सारे कारण हैं। तो जो मेजर कारण है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला कारण है चेंज इन द गवर्नमेंट फिलोसफी। देखो, पुराने समय में जो गवर्नमेंट थी, वो कंसेप्ट ऑफ लेजिस फेयर को फॉलो करती थी। लेजिस फेयर का मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। जब गवर्नमेंट बड़ा कम इंटरफेरेंस करती है, जब प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट व्यक्तियों के पास सारे विभाग होते हैं, चाहे वो आपका कृषि का हो, चाहे वो आपका फाइनेंस का हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी, मतलब गवर्नमेंट नहीं काम करती, प्राइवेट व्यक्ति काम करते हैं। फ्रांस में क्या था, लेजिस फेयर का कंसेप्ट था। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे देश ने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अडॉप्ट किया। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो देश में रहने वाले लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है, खुद पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, हर काम करती है, सारे काम करती है, हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखती है। तो जब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट डेवलप हुआ, तो गवर्नमेंट का काम बढ़ गया। गवर्नमेंट को अब खुद एक्टिविटीज करनी पड़ रही थी, सारे विभाग गवर्नमेंट को खुद देखने पड़े, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो। तो गवर्नमेंट का काम बढ़ा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का भी काम बढ़ गया। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का काम बढ़ा, तो विद द पर्पस टू मेक ए प्रॉपर कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी डेवलप हो गया। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है इनएडिक्वेसी ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। देखो, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट को काफी लंबा टाइम लगता है लॉ बनाने के लिए। और जो पार्लियामेंट है वो बहुत बिजी बॉडी है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो हर एक मैटर में लॉ बनाए, हर एक मुद्दे को लेकर लॉ बनाए। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो बड़ी ज्यादा अपर्याप्त है। इसलिए जो पावर्स हैं वो सोचा गया क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दी जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लॉ बनाए, रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए। तो कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डेवलप हुआ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की का मतलब क्या होता है कि व्हेन द पार्लियामेंट गिव्स इट्स पावर ऑफ लॉ मेकिंग टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच
एंड एग्जीक्यूटिव मेक्स अ लॉ, इट्स नोन एज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब जब पार्लियामेंट लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव को दे देती है, फिर एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को लॉ बनाने की पावर दे दी गई, रूल बनाने की पावर दे दी गई। अब इतनी पावर दे दी गई तो उसके ऊपर चेक भी बनाना था, तो उसके ऊपर चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा ही ज्यादा। पार्लियामेंट इतनी बिजी बॉडी है कि इसके पास टाइम नहीं है कि हर मैटर पे, हर मुद्दे पे लॉ बनाए, हर रूल रेगुलेशन को देखे। तो फिर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव को पावर दे दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, कि आप रूल बनाओ, आप कानून बनाओ, रूल बनाओ, रेगुलेशन बनाओ। तो जब भी रूल रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनाती है उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रूल रेगुलेशन तो बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर चेक भी करना है ना, उनके ऊपर कंट्रोल भी करना, वो कहीं गलत का पावर यूज ना करें, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी डेवलपमेंट हुई है। देखो, द लेजिस्लेटिव पावर इज वेरी इनएडिक्वेट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज बीन अडॉप्टेड। द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज आल्सो बीन वन ऑफ द मेन फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Due to increase in the bulk of the business of the legislature, it does not have sufficient time to discuss minor detail and provide all details. Consequently क्या हुआ है, the concept of delegated legislation develop हुआ है। और delegated legislation क्या है, ये administrative law का ही concept है, इसलिए administrative law भी develop हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्लो एंड एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम। अब आपको पता है हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम कितना स्लो है, वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो गरीब व्यक्ति है वो कोर्ट में जा ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारी कोर्ट फीस देनी पड़ती है। और इतना स्लो है कि कई बार ऐसा होता है जिस व्यक्ति ने केस किया हो उसके मरने के बाद डिसीजन आता है। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया है ताकि डिसीजन जल्दी सोल्व हो जाए। अब देखो, जो ट्रेडिशनल कोर्ट है उनको तो भाई साहब सीपीसी, सिविल केसेस में सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एविडेंस लॉ फॉलो करना पड़ता है, क्रिमिनल केसेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉलो करना पड़ता है, लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, केस को डिसाइड करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर ये होता भी एक्सपेंसिव है, वकीलों की फीस देनी पड़ती है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का विकास हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को क्वासी जुडिशियल फंक्शन की पावर दे दी गई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है उनको बोला गया है कि आप जुडिशियल फंक्शन देखो, क्वासी जुडिशियल फंक्शन बोलते हैं उनको, आप डिसीजन दो, आप केसेस को सोल्व करो। तो बहुत सारे देश में ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश किए गए हैं, चाहे फिर वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो, लेबर्स कोर्ट हो, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का काम बढ़ गया है, उनको ज्यादा पावर दे दी, ज्यादा काम दे दिया, तो उनके ऊपर चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी डेवलप हुआ है। देखिए, द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम जो है, इट इज वेरी टेक्निकल, वेरी कॉस्टली एंड स्लो। मैनी पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द हाईली एक्सपेंसिव judicial process. What with the purpose to provide speedy and quick judicial remedy to the people, क्या हुआ है, several judicial function have been given to the administrative agency. Administrative agency को judicial function दे दिए गए हैं। Many administrative tribunal have been established for exercising the adjudicatory power. Administrative tribunal establish किए गए हैं adjudicatory power को यूज करने के लिए, डिसीजन देने के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए गए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, विद द पर्पस टू मेक ए चेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड रेगुलेट द जुडिशियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी डेवलप हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलप होने का कारण सिर्फ एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर बढ़ी, उनके काम बढ़े, उनके ऊपर चेक बना रहे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ है। जो अगला पॉइंट है वो है नॉन टेक्निकल कैरेक्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देखो, जो जुडिशियल प्रोसेस होता है वो बड़ा टेक्निकल होता है। जुडिशियल प्रोसेस जो जुडिशरी फॉलो करती है, जैसे कोई केस डिसाइड करना है तो सीपीसी या फिर बीएनएसएस या फिर एविडेंस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, टेक्निकल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वैसे जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, अर्थात जब लॉ बनाना हो तो पार्लियामेंट को भी पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहले एक बिल एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास साइन करने ले जाएगा, फिर कानून बनेगा। टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की ना, तो ये बड़ा ज्यादा नॉन टेक्निकल कैरेक्टर का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कैन अवॉइड टेक्निकलिटीज। Administrative process represent a functional rather than theoretical and legislative approach. ये functional
अप्रोच पे फोकस करता है, प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है, थ्योरी पे फोकस नहीं करता। ये नॉन टेक्निकल नेचर का है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बड़ा इजी है, इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं फॉलो करनी पड़ती। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने रूल रेगुलेशन बनाने हैं तो डायरेक्टली बनाते हैं, कोई ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं फॉलो करनी पड़ती। वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उनको डिसीजन देना होता है तो वो बिना किसी सीपीसी, बीएनएसएस या फिर एविडेंस को फॉलो किए बिना डिसीजन देते हैं। मतलब देखो यहाँ लिखा है ट्रेडिशनल जुडिशरी क्या थी, वेरी रिजिड थी, टेक्निकल थी। कोर्ट कैन नॉट डिसाइड द केस विदाउट द फॉर्मेलिटीज एंड टेक्निकलिटीज, बट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, आर नॉट बाउंड बाय टू फॉलो द रूल ऑफ एविडेंस प्रोसीजर एंड प्रोसीजर। वो डायरेक्टली केस डिसाइड करते हैं। इससे क्या फायदा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने से जल्दी केस में निपटारा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को ज्यादा पावर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी कोर्ट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, जिससे क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी डेवलप हुआ है। कंट्रोल भी करना पड़ेगा ना। तो ये नॉन टेक्निकल कैरेक्टर होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का उनको ज्यादा पावर दी गई है। उनकी पावर देने की वजह से उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी डेवलप किया है। अगर आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है ना, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका होता है। जैसे मान लो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, अब पार्लियामेंट लोग जब लॉ बनाएगी, पहले बिल एक हाउस में पास होगा, फिर बिल दूसरे हाउस में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, बड़ा लंबा टाइम चलता है। डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, बिल को पास करने से पहले काफी लंबा टाइम लगाना पड़ता है। वैसे ही अगर उसी लॉ को खत्म करना हो तो फिर भी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब रूल रेगुलेशन बनाने की बारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की, तो वो लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करते। भाई साहब वो तो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो आज रूल बनाते हैं, कल खत्म कर देते हैं। उनको लंबा कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता। जैसे आपको याद होगा कोरोना जब आया था हमारे देश में, तो हाहाकार मच गई थी। तो देश में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थी, जैसे डीसी साहब थे, वो काफी रूल रेगुलेशन बना रहे थे। आपने देखा होगा हर बार डीसी साहब कई बार बोलते कि शादी में 21 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कई बार रूल बनाते कि शादी में 51 लोग भी जा सकते हैं, कई बार रूल बना देते इमीडिएटली चेंज कर कर कि शादी में केवल 10 लोग ही जाएंगे, कई बार बोलते कि घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनना पड़ेगा, कई बार वो रूल बनाते कि गाड़ी के अंदर बैठना है फिर भी मास्क पहनना पड़ेगा, कई बार रूल बना देते कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, फाइन नहीं पड़ेगा। मतलब रूल लगातार चेंज कर रहे थे। वैसे ही अगर आपको याद होगा दिल्ली का, तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट थी, एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है, जो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इवन ओड की गाड़ियां चलाने का एक प्रयास किया। उन्होंने देखा कि एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलाएंगे, एक दिन ओड की, और पोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। और अगर मान लो उनको रूल अपना ठीक लगा तो रूल कंटिन्यू कर दिया, रूल ठीक नहीं लगा तो वहीं खत्म कर दिया। अर्थात होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होता जैसे लेजिस्लेशन का होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज जस्ट फ्लेक्सिबल होता है, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हियर अनलाइक लेजिस्लेशन, अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की, इट इज नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू ए रूल अंटिल द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेशन। जैसे होता है ना, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, अब उसको कैंसिल करना है तो नया सेशन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऐसा नहीं करती, आज रूल बनाएगी कल खत्म कर देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हियर द रूल कैन बी मेड, ट्राइड and in for some time, and if it is not successful it can be either modified and cancelled। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का फायदा बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। बाद में आपने लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है, अपने टॉपिक को कंक्लूजन से ही खत्म करना है, अपने समाप्त करना है। कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा वही लिखना है। आप अलग टाइप का कंक्लूजन भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको समझ आया। अगर बात की जाए लो विद ट्विंस यूट्यूब चैनल की, तो ये मैसेज है हमारी तरफ से आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स, हमारे लेक्चर के कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छे से समझना है सब्जेक्ट को, कि जड़ों से सब्जेक्ट को समझना है, बारीकी से समझना है, तो आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी किया जाएगा। नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए भी जो है लिंक मिल जाएगा परचेज करने के लिए। आप चाहें तो पूरी पूरी पीडीएफ फाइल, पूरे पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल इकट्ठी ले सकते हैं, या एक एक टॉपिक वाइज भी ले सकते हैं। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, टाइप्ड ले सकते हैं, हिंदी में नोट्स परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।